वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब इस हमले को दुश्मन की साजिश करार दे रहे हैं और हमारे माशरे में ट्रांसजेंडर्स या हम जिस परस्त जो लोग हैं उनकी क्या गुंजाइश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम था, वो हर वक्त अजीबो गरीब हुक्म देता रहता था। उसकी आवाम और ख़ास तौर पर उसका वज़ीर उससे बहुत तंग था। वज़ीर एक नेक दिल और अक्लमंद इंसान था जिसकी वजह से मुल्क के जो हालात हैं वो कह लें कि काफ़ी बेहतर थे। अच्छा, एक दिन बादशाह को एक अजीबो गरीब ख्वाहिश सूझी। उसने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि मुझे एक ऐसा महल बना दो जिसकी तामीर ऊपर से नीचे की तरफ जाए और अगर वज़ीर 10 दिन के अंदर एक काम शुरू ना कर सके तो उसका सर कलम कर दिया जाए। अच्छा, वज़ीर बेचारा ये सुनकर बहुत परेशान हो कि मेरा तो सर ही कलम कर दिया जाएगा। उसने कहा मैं क्या करूं। बहरहाल जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी बेगम को सारा किस्सा सुनाया। बेगम ने मशवरा दिया कि तुम अल्लाह से मदद तलब करो। वज़ीर को मशवरा बहुत पसंद आया। उसने फ़ौरी वज़ू किया, 2 नफल पढ़े, अल्लाह ताला से दुआ की। दुआ करते करते उसको नींद आ गई। अच्छा, वज़ीर को ख्वाब आता है और ख्वाब में ये देखता है कि वो जंगल में जा रहा है जहाँ उसको कोई चमकती हुई चीज़ मिलती है जिसे लेकर वो बादशाह को दे देता है। बादशाह बहुत खुश होता है। अच्छा, वज़ीर जब जागा, बेदार हुआ तो उसने अपनी बेगम को सारा ख्वाब सुनाया। बेगम ने मशवरा दिया कि जंगल की तरफ जाओ और वहाँ से तुम्हें ज़रूर मदद मिलेगी। अच्छा, वज़ीर अगले ही दिन सफ़र पर निकल पड़ा। वो थोड़ा आराम करता फिर चल पड़ता और चलते चलते उसको 5 दिन हो गए। उसने मायूस होकर सोचा कि वापस चलते हैं क्योंकि इस मसले का तो कोई हल नहीं है। जब वो वापस मुड़ने लगा तो अचानक उसकी नज़र एक खरगोश पे पड़ी जो बेचारा शिकंजे में फंसा हुआ था। नेक दिल वज़ीर ने फ़ौरी तौर पे शिकंजे से खरगोश को आज़ाद करवाया और फिर वापस मुड़ने लगा कि उसको एक आवाज़ आई कि ए नेक दिल इंसान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वज़ीर हैरत से मुड़ा तो क्या देखता है कि एक छोटा सा बोना खड़ा था जो बोल रहा था। अच्छा, वज़ीर के पूछने पर उसने बताया कि उसको एक जादूगर ने खरगोश बनाया हुआ था और शिकंजा खोलते जादू का जो असर है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि वज़ीर ने उसे अपनी मुश्किल बताई तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अच्छा, चलते चलते वो वज़ीर को एक गार के पास ले आया और उसे अंदर जाने को बोला। वज़ीर अंदर गया तो देखा कि अंदर एक बुज़ुर्ग इबादत कर रहे हैं। वज़ीर ने उन बुज़ुर्ग को अपनी मुश्किल बताई। बुज़ुर्ग मुस्कुराए और कहा कि बेटा कोई मसला ही नहीं है, और साथ ही वज़ीर को एक तोता दिया। तोता मतलब पैरेट, और उसने कहा कि तुम इसको अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा। वज़ीर ने बुज़ुर्ग का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने घर चल दिया। अब अपने घर जाकर उसने अपनी बेगम को सारा माजरा सुनाया तो वो भी बहुत खुश हुई। अगले दिन वो बादशाह के महल गया। बादशाह को कहा कि आप मेरे साथ चलें और देखें कि मैं कैसे ऊपर से नीचे की तरफ महल तामीर करता हूँ। वज़ीर बादशाह को उस जगह ले आया जहाँ बादशाह ने नया महल बनाने को कहा था। उस जगह मजदूर, मिस्त्री और तामीराती सामान पड़ा हुआ था। अच्छा, वज़ीर ने तोते को हवा में छोड़ा और कहा कि चलो मियाँ मिट्ठू, अब अपना काम दिखाओ। तोता उड़ता हुआ काफ़ी ऊंचाई पर चला गया। आवाज़ें लगानी शुरू कर दी कि ईंटें पकड़ाओ, ईंटें पकड़ाओ। बादशाह सुनकर गुस्से में आ गया और वज़ीर को कहा कि भला इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर कोई ईंट कैसे पहुंचाएगा। वज़ीर ये सुनकर बोला कि हुजूर, अगर इतनी ऊंचाई पर ईंटें नहीं पहुंचाई जा सकती तो ऊपर से नीचे तामीर कैसे की जा सकती है। ये बात बादशाह की समझ में आ गई। बादशाह वज़ीर की अक्लमंदी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी गलत कामों की माफ़ी मांगी और वो भी एक नेक और अच्छा इंसान बन गया। अब नाज़रीन, ये कहानी फ़र्ज़ी है लेकिन इस कहानी में वज़ीर ने बादशाह का ज़मीर जगाने की कोशिश की और वो बादशाह में अच्छाई का जज्बा भी बेदार करने में कामयाब हो गया। लेकिन अमली ज़िंदगी की बात अगर करें तो दहशत गर्दों का कोई ज़मीर नहीं होता। ये नेकी, अच्छाई, एहसास हर जज्बे से आरी होते हैं, इसीलिए अपनी नहीं दूसरों की जान भी ले लेते हैं। दहशतगर्दी की ये वबा जो है ये मुल्क की सालमियत के लिए माजी में भी बहुत बड़ा ख़तरा बनी रही, लेकिन पाक फ़ौज के जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश करके ऑपरेशन रद्दु फसाद, ऑपरेशन ज़रब अज़्ब के ज़रिए दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मनों को ऐसी ज़रब लगाई कि दहशतगर्दों का सफाया हो गया। अल्लाह अल्लाह करके मुल्क की अवाम ने दहशतगर्दी से निजात हासिल की। खौफ के जो बादल हैं वो छट गए, खुशियाँ बरसने लगीं, लेकिन दुश्मन को ये बात कहाँ हज़म होनी थी। सो उसने इसलिए एक बार फिर हमारे प्यारे वतन पर अपनी गंदी नज़र डालने की कोशिश शुरू कर दी है और यही वजह है कि अब एक बार फिर दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हो गई है। मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठाने लगी है। अब ऐसे वक्त में जहाँ हमारी मईशत दुरुस्त समत में जाना शुरू हो गई, क्रिकेट की खोई हुई जो रौनकें हैं लौटने लगीं, खेल के मैदान आबाद हो गए, फिर से गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान का रुख कर रही हैं, दुश्मन को हमारी खुशी
फिर खटकने लगी है। दुश्मन पाकिस्तान के साथ हसद में इतना अंधा हो गया कि इंसानियत को तो बहुत पीछे छोड़ आया। पहले भी इसने दरिंदगी का लिबादा ओढ़कर मासूम बच्चों का, इंसानों का खून बहाया और अब फिर ये खूनी खेल खेलना चाहता है। अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच चुकी है। अब ऐसे में पेशावर शहर को एक बार फिर से दहशतगर्दी के कांटों में लपेटने की कोशिश की गई और सानिया पेशावर का गम आज भी ताज़ा है। लेकिन आज दहशतगर्दों ने पेशावर शहर को एक और गहरा जख्म लगा दिया। पेशावर के किस्सा खानी बाजार के एक इलाके की जामे मस्जिद को निशाना बनाया गया, वो भी नमाज जुमा के दौरान। खुदकुश धमाके के नतीजे में दर्जनों अफराद जान की बाजी हार गए, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अच्छा, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने तस्दीक की है कि मस्जिद के अंदर होने वाला जो धमाका है वो खुदकुश था। इसमें 2 हमलावर मुलव्विस थे और ख़बर के मुताबिक एक खुदकुश बमबार मस्जिद के इमाम के पास खड़ा हो गया, वहीं उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया और मस्जिद को मक्तलगाह बना दिया, नमाजियों के खून की नदियाँ बहा दी। मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा मज़हब है जो इस कत्लो गारत की इजाज़त देता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस धमाके की मज़म्मत की, रिपोर्ट भी तलब की और उन्होंने धमाके में ज़ख्मी होने वालों को फ़ौरी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब इस हमले को दुश्मन की साजिश करार दे रहे हैं और शेख रशीद साहब ने पेशावर धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि पेशावर धमाके के हवाले से कोई थ्रेट अलर्ट भी जारी हुआ था और गैर मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहती हैं। ये जो पेशावर धमाका ये सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। अब पेशावर के SSP का कहना है कि धमाके में मुलविस अफराद का तयन किया जा रहा है और उनका भी यही कहना है कि पेशावर पुलिस को किसी किस्म की कोई भी थ्रेट अलर्ट नहीं मिली थी। ज़रा सुनिएगा। आपने पेशावर पुलिस को, वो पुलिस एहलकारों की शहादत का बता रहे हैं। ये जो SSP साहब को आपने सुना, अभी सानिया की जो तहकीकात हैं वो होने वाली, अब पेशरफ पे ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस एहलकार दहशतगर्दों का पहला निशाना बनते हैं, लेकिन सलाम है इनकी हिम्मत को, इनकी बहादुरी को कि फिर भी अमन दुश्मनों के ख़िलाफ़ डट कर खड़े होते हैं और अब भी दहशतगर्दी को मिटाने के लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। अच्छा, दुश्मन ने दहशतगर्दी की कार्रवाई मौका देख कर की, क्योंकि दुश्मन को पता है कि हमारे रहबर आपस की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। अपोजिशन इक़्तिदार के हुसूल का चक्कर चला रही है और हुकूमत पूरे तरीके से अपने दिफा में लगी हुई है। सियासत में अफरा तफरी का समय, शायद इसीलिए ही हमला हुआ, मौके का फ़ायदा उठाया गया। मैं कहती हूँ कि यही वक्त है कि हमारे रहबर अब तो होश के नाखून ले लें, बैरूनी ख़तरा देख कर ही होश के नाखून ले लें, वक्ती तौर पर ही सही अपने मुफादात को, अपने झगड़ों को एक साइड पर रख दें, बल्कि भुला दें। लेकिन ऐसा मुमकिन ही कब है, क्योंकि अपोजिशन को इस वक्त अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च का बुखार है और दूसरी जानब हुकूमत को भी हकूक़ सिंध मार्च का खुमार चढ़ा हुआ है। अपोजिशन अदम एतमाद के नंबर पूरे करने का दावा कर चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी अपोजिशन अपनी गेम मुकम्मल कर चुकी है और अब वज़ीर आज़म के घर जाने का वक्त हो चुका है। सुनिएगा मौलाना साहब को। जी तो सुना आपने, मौलाना फजलुर रहमान साहब को कह रहे हैं कि जी नंबर्स पूरे हो चुके हैं, अब हुकूमत का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के मामले पर खबर के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 38 हुकूमती अरकान असम्बली की हिमायत मिलने का दावा किया है और ज़राए बताते हैं कि 38 हुकूमती अरकान असम्बली की जो फहरिस्त है, लिस्ट है, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को भिजवा भी दी गई है। अब अंदर की खबर क्या है कि जो सौदेबाजी है अगले इंतखाबात में नून लीग का टिकट लेने के बदले की गई है, क्योंकि नून लीग ने 10 अरकान को आइंदा इलेक्शन में पार्टी टिकट देने की यकीन दहानी करवा दी है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने दावा करते हुए बताया है कि हुकूमत के 16 अरकान कौमी असम्बली हमारे साथ हैं, 16 और सीनियर लीगी रहनुमा ने यह दावा भी किया है कि मुस्लिम लीग नून ने हम ख्याल हुकूमती अरकान को 3 ग्रुपों में तकसीम कर दिया है। पहले में वो अरकान है जो हुकूमती पॉलिसी से दिलबर्दाश्ता हैं, दूसरे में जो हुकूमत का साथ छोड़ने की सोच रखते हैं और तीसरे फेज़ में देखो तो इंतज़ार करो की सोच रखने वाले अरकान हैं। अब मौलाना साहब शायद इसी को देखते हुए यकीन के साथ कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद के वार से हुकूमत को कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, एक और ख़बर कि अपोजिशन आज अदम एतमाद की तारीख का ऐलान कर देगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बीमार होने की वजह से अदम एतमाद की जो तहरीक है उसकी डेट का ऐलान करने में अब थोड़ी ताख़ीर हो गई है। अब इसीलिए मौलाना साहब क्या कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद का जो मुसव्विदा है वो तैयार कर लिया गया है। अब इसे पेश करने की जो हतमी तारीख है उसका ऐलान आइंदा 1-2 रोज़ में कर दिया जाएगा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर रहनुमाओं ने इस बात की तस्दीक की है कि अपोजिशन जमातें अदम एतमाद के इक़दाम की कामयाबी के बाद कबल वक्त इंतखाबात पर तकरीबन मुत्तफ़िक हो चुकी हैं
उनका ये भी कहना है कि जी पीपीपी के जो चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब है, उन्होंने भी बाद इंतखाबी इस्लाहात के बाद फौरी इंतखाबात पर रजामंदी का इशारा दे दिया है। अच्छा, इस हवाले से सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बताया कि कबल वक्त इंतखाबात के मामले को हतमी शक्ल देने के लिए पार्टी की जो आला क़यादत है दीगर अपोजिशन जमातों के साथ बातचीत कर रही है। अब नाज़रीन, अगर इन खबरों में की सच्चाई है तो फिर खबरें हुकूमत के लिए कोई अच्छी तो नहीं है। अच्छा, शहरी रहमान साहिबा वो भी हुकूमत को बहुत बुरी खबरें दे रही हैं, ज़रा सुनिए कौन की ज़बानी। सुना आपने, शहरी रहमान साहिबा अपोजिशन को कामयाबियाँ मिलने की खबरें दे रही हैं और शहरी रहमान के बकौल महंगाई के खिलाफ मार्च कामयाबियों की मंजिलें तय कर है। सोया हुआ ज्याला जाग उठा है, घरों से निकल आया है। तब्दीली सरकार ने अवाम पर महंगाई के बॉम्ब गिरा दिए और इसीलिए महंगाई के खिलाफ मार्च को कामयाबियाँ मिल रही हैं। अच्छा, शहरी साहबा ये भी कह रही थी कि जी हमारा मकसद तब्दीली सरकार को नहीं बल्कि तबाही सरकार को हटाना है, बिजली और गैस बहरान से अवाम को निकालना है और हमारे दौर में मौजूद जो कीमतें हैं कीमतों से आधी थी। अच्छा, तबाही सरकार के कदम लड़खड़ाने लगे हैं, ये भी कह रही हैं। अच्छा, भाई खबर ये भी है कि वफाकी दारुल-हुकूमत की इंतज़ामिया ने पीपल्स पार्टी को इस्लामाबाद में 3 की बजाय सिर्फ 1 रोज़ जलसे की इजाज़त देने का फैसला किया है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि जी फैसला पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज़ के बाइस किया गया। पीपल्स पार्टी सिर्फ 9 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा कर सकती है और ज़राए ने यह भी बताया है कि पीपल्स पार्टी ने 7 मार्च से 9 मार्च तक फैज़ाबाद में जलसा करने की इजाज़त मांगी थी और ये जो बाकायदा दरख्वास्त डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में जमा भी करवा दी गई थी। अब देखते हैं कि वक्त आने पर हालात क्या समत इख्तियार करेंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्या रुख इख्तियार करेंगे। अच्छा, अपोजिशन की मुलाकातें मुशावरतों के साथ साथ हुकूमत भी जारी बात है अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही है। वज़ीर आज़म साहब चौधरी बरादरान के साथ मुलाकात कर चुके हैं और मुनस सलाई से भी उनकी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। अब इन मुलाकातों से काफ लीग के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हुए हैं या नहीं हुए हैं अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन नाक़िदीन के ख्याल में इस अहम वक्त में हुकूमती इत्तेहादियों का किरदार इंतहाई अहम है। काफ लीग तो आपको पता है बार बार पैगाम दे रही है कि घबराना नहीं है, लेकिन MKM के ख्यालात कुछ बदले बदले दिखाई देते हैं। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा, आप समझ जाएंगे। जी तो जनाब, ये एक हुकूमती इत्तेहादी जमात के सरबराह कह रहे हैं और इनके अल्फाज तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत नहीं दूर करने, मगर लगता है ऐसे कि गेम इस वक्त मज़ीद उलझ रही है और हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर करे क्या। शेख रशीद तो वज़ीर आज़म को GDA से मिलने के भी मशवरे दे रहे हैं। क्या वज़ीर आज़म साहब, सवाल ये कि इन मशवरों पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे। और हुकूमती खिलाड़ी तो सब अच्छा की गर्दान फ़िलहाल कर ही रहे हैं, कह रहे हैं हम बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं, अपोजिशन के घबराने का वक्त है। हुकूमत कॉन्फिडेंट बज़ाहिर नज़र आती है। वफाकी वज़रा का दावा यही है कि अपोजिशन अपना शौक़ पूरा कर ले और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में खालिद मकबूल साहब का ये कहना है कि जी वादों की बजाय शर्म दिलाने का मुकाम है, ये साबित करता है कि वाकई अब घबराने वाली बात तो बन रही है। अब ऐसे कुछ नून लिख के एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं, ज़रा उनको भी सुन लेते हैं, क्लिप चलाइएगा। जी तो अदम एतमाद की सारी गेम में नून लीग का किरदार बड़ा अहमियत का हामिल है और एहसन इकबाल साहब शायद इसीलिए वज़ीर आज़म साहब को कह रहे हैं कि अब उनके घबराने का वक्त हो चुका है। लेकिन ये बात अभी बहुत कबलज़ वक्त है, क्योंकि ख़बरें ये भी गर्म है कि शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब के कहने पर परवेज़ इलाही को दावत दी थी जो उन्होंने ठुकरा दी और उसी को लेकर शहबाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए हैं। दूसरा, उनकी बीमारी का भी फिर से चर्चा होने लगा है। अब इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा कि सियासत में आखिर अब आगे क्या होने जा रहा है। बकौल परवेज़ इलाही साहब के बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। लेकिन सवाल दोबारा वही अवाम का कि सियासी अफरा तफरी में अवाम को क्या मिलेगा। जो हांडी चढ़ी हुई है उसके इंग्रेडिएंट्स में अवाम के लिए कुछ चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ है, या अपने अपने मफादात आपने उस हांडी में सब ने डाले हुए जितने डालने थे, और तड़का भी अपने मफादात का लगा दीजिएगा, एंड में भी अवाम को निगलेक्ट कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। अवाम बेचारी परेशान है कि हमारे लिए क्या हो रहा है। अब क्या अदम एतमाद से अवाम के लिए, आप कहते हैं सबसे बड़ा मसला क्या जी महंगाई। आप लोग इमरान खान साहब की हुकूमत को इसलिए गिराना चाहते हैं, घर भेजना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बेचारी अवाम महंगाई में पिस गई, अवाम रोज़गार के मौके नहीं है, महंगाई होती चली जा रही है, जो ज़रूरत की अशियाँ हैं वो अवाम की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं। तो अगर महंगाई से अवाम की जान छूटेगी तो बताएं कि अवाम की जान आप महंगाई से छुड़वाने के लिए क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि माशी जो माहिरीन हैं उनको सुन लें, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं तो सारे जो सियासी रहनुमा हैं, जो हमारे रहबर हैं, वाकई जो रहबर है, रहबरी के दावे करते हैं, इनको एक ही मशवरा दूंगी कि अभी भी वक्त है, एक दूसरे की टांगें ना खींचें, मिलजुल कर अवाम के मसाइल का हल निकालें और इसी में सबका भला है। वरना अवाम ने आप लोगों से एक दिन सिर्फ एक ही जुमला कह देना है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे मुआशरे में औरत अपने हकूक़ के लिए एक अरसे से जंग लड़ रही है और कहीं कामयाब भी हुई है, कहीं अब भी जिद्दोजहद जारी रखे हुए है। औरत के हकूक़ और उसकी अजमत से तो किसी को भी इनकार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो हालिया फेमिनिज्म की जो तहरीक चल रही है उस पर आपको पता है कि बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं। अच्छा, फेमिनिज्म तो मगरबी मुआशरे में भी परवान चढ़ा और सोशलिस्ट मुआशरे में भी, लेकिन दोनों में एक वाज़ेह फ़र्क था। पाकिस्तान में इस वक्त जो व्यूज़ चल रहे हैं वो ये हैं कि जिसे मगरबी फेमिनिज्म से बाकायदा तशबीह दी जाती है और बल्कि यहाँ तक कह दिया जाता है कि मगरबी चाल है। अच्छा, अब इस औरत मार्च पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी औरत के हकूक़ के लिबादे में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग दिया जा रहा है और हमारे माशरे में ट्रांसजेंडर्स या हम जिस परस्त जो लोग हैं उनकी क्या गुंजाइश है। इस औरत मार्च और हालिया फेमिनिज्म की गुत्थी को लिए इस अहम मौजू को चुना है आज हमने प्रोग्राम में। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, अपनी अपनी फील्ड में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप टीवी पे भी देखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और समाजी रहनुमा है डॉक्टर मोइज़ अवान साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर मोइज़ साहिबा, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपकी नज़र में जो औरत मार्च है, क्या वाकई हमारे मुआशरे में मौजूद जो हर मजलूम औरत है हर फ़र्द के हकूक़ की नुमाइंदगी करता है या कुछ मिसिंग लगता है आपको इसमें? नहीं, मुझे इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिसिंग लगती हैं एक्चुअली। और मेरे ख्याल से किसी भी ठीक है जो एक नेसेंट मूवमेंट होती है जो कि बिल्कुल नए तौर पे जन्म लेती है, उसके अंदर थोड़े से गैप्स हमारे पास होते हैं। एक औरत मार्च के ऊपर बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म हो रहा है आजकल। मैंने सुना है मल्टीपल पीपल आर सेइंग नाउ कि औरत मार्च के ऊपर कुछ ऐसे पोस्टर्स उठाए जाते हैं जिनकी वजह से उनका मंशूर, उनकी जो बेसिक डिमांड्स हैं, लोग बिल्कुल उस चीज़ से हट जाते हैं। टू बी फेयरली ऑनेस्ट विद यू डॉक्टर फिजा, मैं आपके आगे वाली बात आज एडमिट करूंगी कि मैंने भी ये वाली हरकतें की हैं। सोशल मीडिया पे कभी कभार मर्दों को गालियां निकाल के हैशटैग यस ऑल मैन कह के तमाम मर्द बर्बाद हो जाएं, खुदा की कसम बहुत दिल में ठंडक पहुंचती है, बहुत दिल को सुकून पहुंचता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी अब लगाना होगा कि हमें सिर्फ गुस्से के इजहार और सिर्फ अपना दिल ठंडा करने के बजाय माशरे को एक यूनिफाई करके हम लोगों ने विमेन राइट्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रा सा आगे लेके जाना है। दूसरा बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म जो कि औरत मार्च के ऊपर होता है, जिसको वो एड्रेस करने की कोशिश भी करती हैं कि इसके अंदर लोअर इनकम तबकात की वॉइसेस को, उनकी आवाज़ को सेंटर में नहीं रखा जा रहा। इंक्लूड किया जा रहा है लेकिन सेंटर में नहीं रखा जा रहा। और ये दो कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं जो कि मैं एज अ ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट और एज अ फेमिनिस्ट एलाई ज़रूर देखना चाहूँगी औरत मार्च में मुस्तकबिल में। ठीक है जी। मुफ्ती हनीफ साहब, आपने डॉक्टर मोइज़ साहिबा को भी सुना और मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो औरत मार्च के नारे हैं, लो मैं बैठ गई, अपना बिस्तर खुद गर्म कर लो, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और बहुत से नारे ऐसे हैं जो मुझे मतलब ये सुनाते हुए भी अजीब झिझक सी महसूस हो रही है। इन सब नारों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या गूंजना चाहिए? क्या ये नारे वाकई हमारे ख़वातीन के मसाइल से रिलेटेड हैं या यही है ख़वातीन के मसाइल? ये नारे हमारे मुआशरे और इस्लामी निज़ाम को वाकई आपको लगता है कि बेहतर बनाएंगे? कोई तब्दीली आएगी, वो भी बेहतर तब्दीली? देखें, पहली और बुनियादी बात तो ये है कि हम किसी भी तबके फिक्र के, किसी भी शोबे जिंदगी के, किसी फर्द के हुकूक की बुलंद होने वाली आवाज़ के मुखालिफ नहीं है। तो हम उसको अच्छा समझते हैं, ये उनका कानूनी और उनका अखलाकी जो है ना वो हक है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें। लेकिन जिस वक्त किसी भी तबके के हुकूक की आड़ में आप कुरान और सुन्नत की धज्जियां उड़ाएं, आप करोड़ों लोगों की दिल आजारी का बायस बने और आप अपने मुआशरे के अंदर एक ना खत्म होने वाली एक अजीबो गरीब बात को जन्म दें और आप अपने उस आवाज की आड़ में बुनियादी तौर पर आप हजारों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के नजरियाती जो जज्बात हैं उनको मजरूह करें, तो ऐसी सूरत में ऐसे किसी भी मार्च या किसी भी आवाज को बुलंद करने की इजाजत कम अज कम पाकिस्तान जैसे मुल्क में और इस्लामी मुआशरे में इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारे यहाँ देखें, बड़ी सादा सी बात है, अगर कोई आदमी सूबे के हुकूक की बात करता है तो ठीक है, किसी कौमी हक की बात करता है तो ठीक है, कोई सियासी जिद्दोजहद करता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई सियासी जिद्दोजहद की आड़ में पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करे, हमारे कौमी रियासती इदारों को टारगेट करे, एक नहीं दो नहीं बार बार करे, तो क्या ऐसे किसी भी एहतजाज या ऐसे किसी भी आवाज या ऐसे किसी भी प्रोग्राम को रवा रखने की इजाजत दी जा सकती है? यकीनन नहीं। इसी तरह बुनियादी तौर पर दो अलग अलग चीजें हैं। एक है औरत का मार्च,
औरत के हुकूक के हवाले से बिल्कुल अच्छी बात है, आप औरत के हुकूक की आवाज उठाएं, लेकिन उस मार्च की आड़ में जो आप कुरान और सुन्नत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो आप इस्लाम के खिलाफ हरकतें कर रहे हैं, जो ऐसे नारे जैसे कि आप खातून हैं और आप उन नारों को जुबान पर नहीं दोहरा सकती हैं, तो ये एक बड़ी वाज़ेह सी बात है कि ये एक बेहयाई का फरोग का सिलसिला है। और कुरान कहता है कि तुम जाहिरी और बातनी हर किस्म की बेहयाई से छुपो, बचो। तो यहाँ तो बड़ी वाज़ेह तौर पर जाहिरी तौर पर बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है और यहाँ ऐसी चीजों को हाईलाइट किया जा रहा है कि जिसका बुनियादी तौर पर हमारे किसी तौर पर भी हमारे मशरकी और हमारे इस्लामी दोनों माशरों में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस ठीक है मुफ्ती साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं डॉक्टर साहब की तरफ दोबारा जाना चाहूंगी, फिर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ मुफ्ती साहब। डॉक्टर साहब, आपने मुफ्ती साहब को भी सुना। अब एक मर्द में जो फेमिनन खुसूसियात होती हैं डॉक्टर साहिबा, और औरत में कुछ मर्दाना खुसूसियात होना, क्या आप इसका कसूरवार उस मर्द को या औरत को समझती हैं? और माशरे में जो इनके ताल्लुकात हैं या इनके जो रवाबित हैं, उन पर रोक टोक करना क्या सही है? आपने बड़ी प्यारी बात की, आपने बोला मर्दों में जनाना खसूसियात और औरतों के अंदर मर्दाना खसूसियात। अगर आप गौर करें, बहुत सी ऐसी खसूसियात जिनको हम लोग मर्दाना या जनाना कहते हैं, बेशतर औकात वो मर्दाना या जनाना होती नहीं है, वो सिर्फ खसूसियात होती हैं। ये जो मर्दाना और जनाना खसूसियात का एक पैराडाइम है या एक नैरेटिव है, मैं आपको बताना चाहूंगी। इसकी जो तारीख है वो बेसिकली गोरे ने इसकी बुनियाद रखी थी, और ये एक फ्रेमवर्क उन्होंने इस्तेमाल किया था, एक रेसिस्ट फ्रेमवर्क उन्होंने इस्तेमाल किया था 1800s के अंदर, जब वो बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर आ रहे थे और अफ्रीका के मुख्तलिफ बेशतर इलाकों में जाके वहां पे वो कब्जा कर रहे थे। तो उन्होंने क्योंकि खुद को ये चीज जस्टिफाई करनी थी कि जी हम वाइट लोग, हम गोरे इन मजबूर और लाचार और बेबस कालों और भूरों के ऊपर आके काबिज हुए हैं, तो ये हमारा फर्ज है, ये हमारा हक है कि हम इधर आए और आके हम इन लोगों को सिविलाइज करें, क्योंकि ये तो इतने जाहिल हैं कि इन्हें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट दे यूज्ड वाज कि इनके मर्द बड़े जनाना होते हैं और इनकी औरतें बड़ी मर्दाना होती है। केस इन पॉइंट, हमारे यहाँ बेगम महल ने जंग लड़ी गोरे के खिलाफ, हमारे यहाँ झांसी की रानी ने जंग लड़ी, हमारे यहाँ बहादुर शाह सफर जो हमारे मुगल आखिरी बादशाह थे वो शायरी भी किया करते थे। तो यानी कि ये पोइट्री और फनून लतीफ़ा और जिसे कहते हैं खूबसूरती के साथ और लताफत के साथ और हुस्न के साथ अपनी बातचीत करना, ये तमाम चीजें मर्दों के अंदर बड़े सगीर पाक हिंद में मौजूद थी और हमारी औरत ना डर थी। याद रखिए कि लाहौर जेल के ऊपर अपने दुपट्टे से पाकिस्तान का झंडा लहराने वाली फातिमा सुगरा थी, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराने से पहले यूनियन जैक ब्रिटिश फ्लैग को उतार के फाड़ा था। सो हमारी औरत हमेशा जंगजू रही है। और ब्रिटिशर्स के यहाँ ये कॉन्सेप्ट था कि जी मर्द वॉर करने के लिए आएंगे और औरतें जो हैं वो ट्रे के ऊपर चाय की प्याली से जाके तो उनकी खिदमत करेंगी, विच इज नॉट रियली एन इस्लामिक थिंग और पाकिस्तानी थिंग एट ऑल। तो ये जो एक नैरेटिव दिया जाता है कि जी मर्द और औरत के बीच में डिफरेंशिएशन, और मर्द बिल्कुल मर्द है और औरत बिल्कुल औरत है, ये बात करते करते हम लोग करते क्या है कि हम इंसानी खसूसियात, इंसानी हुस्न की बहुत सी खसूसियात और इंसानी कला की बहुत सी खसूसियात को भी इसी जनानगी और मर्दानगी के सांचे के अंदर रोनते हुए चले जाते हैं। सो मैं ये वाली बात समझती हूँ कि हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए फॉर हुएवर दे आर, और हमें उनकी आर्टिस्टिक एबिलिटीज को और उनकी फिजिकल एबिलिटीज को मैस्कुलिनिटी या फेमिनिनिटी के तनाजुर के अंदर नहीं देखना चाहिए। मतलब वो जैसे हैं हमें उन्हें वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको चेंज नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि जब हम लोग लोगों की खसूसियात के लिए रिस्पेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम ये ना कहें कि ओके डॉक्टर मोइज आप पेंटिंग बहुत अच्छी करती हैं, दैट इज क्योंकि आप फेमिनिन हैं, या हम आपको बोले कि डॉक्टर फिजा आप बहुत अच्छी, आपकी कुव्वत गुफ्तार बहुत अच्छी और आप डिबेटिंग बहुत अच्छी करती हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर थोड़ा सा मर्द रहता है। आई थिंक ये बड़ी ऑफेंसिव चीजें हैं। इंसान की खसूसियात होती हैं, उसमें जनानगी और मर्दानगी का इतना रोल नहीं होता जितना हमारी खुदा की दी हुई ब्लेसिंग्स का देन होता है। अच्छा, मुफ्ती साहब पे जाने से पहले, आपकी तरफ आने से पहले डॉक्टर साहब आपके लिए एक और सवाल है मेरे जहन में। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मर्द सबसे ज़्यादा इनसिक्योर मखलूक है और उसकी मर्दानगी हर वक्त ख़तरे में रहती है। तो ये आपने जो बात कही थी, मैं चाहती हूँ ज़रा इसकी वजाहत कीजिएगा कि ज़ाहिर बात है आपकी एक ऑब्जर्वेशन होगी, आपने इतनी बड़ी राय दी है, क्या समझ आया आपको, क्या आपने ऑब्जर्व किया जो आपने राय दी, और आपको फिर ये जो इनसिक्योरिटी है अगर वाकई जो मर्द की मर्दानगी हमेशा ख़तरे में रहती है तो फिर इसका क्या हल है, क्या समझ आता है आपको ये पूरा मामला? थैंक यू। आई थिंक आपके सारे के सारे सवाल आज इतने दिलचस्प हैं और ये तो एक बहुत ही आपने उम्दा सवाल किया, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे माशरे के अंदर ही नहीं दुनिया भर के अंदर, इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तानी माशरा तो काफी अच्छा था,
हमारे ऊपर जो ये ग्लोबल वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस आए हैं खुसूसी तौर पे कॉलोनाइजेशन की वजह से, उसके अंदर हमारी सोशल फैब्रिक बहुत तार तार हुई है। और अगर आप गौर करें, हमने एक मर्द की मर्दानगी का सारा मयार उसकी तनख्वाह, उसकी उजरत के साथ लगा दिया हुआ है। हम लोगों को, लड़कों को डिनाई कर देते हैं रिश्ते, प्रपोजल्स, एडमिशंस, यहाँ तक के जॉब्स भी। मैंने कराची के अंदर नोटिस किया कि इतने टैलेंटेड लड़कों की सीवीज को जॉब्स के लिए उठाया जाता क्योंकि उनका एड्रेस क्लिफ्टन या डिफेंस नहीं था बल्कि जौहर या गुलशन था। आई थिंक दैट इज वेरी अनफेयर और उसकी बहुत बड़ी वजह है हमारा ये ग्लोबल सरमायादाराना मुआशरा, जहां पे हम कहते हैं कि मर्द की जिम्मेदारी है रोजी रोटी कमा के लाना, जो कि बहुत अच्छी बात है, मगर उसको यही रोजी रोटी कमानी है एक अनइक्वल 9 to 5 ब्रूटल कैपिटलिस्ट मुआशरे के अंदर, जो कि कभी उसको बराबरी नहीं देता और एक झूठा ख्वाब सुनाता है कि अगर तुमने बहुत मेहनत की तो तुम्हारे पास गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। एज अ रिजल्ट हमने अपनी पूरी की पूरी जनरेशन के अंदर लविंग फादर्स, लविंग ब्रदर्स, लविंग सन्स नहीं रेज किए, बल्कि हमने कंपेटिटिव मेन रेज किए हैं who are constantly in a process of competing with each other and competing with their society। तो कंपटीशन से तो मुआशरा परवान नहीं चढ़ता, कंपटीशन सिर्फ मुकाबले हो सकते हैं। तो मेरा ये कहना कि मर्दानगी बहुत इनसिक्योर है, मेरे ख्याल से इसमें मर्दों का कसूर नहीं है, इसमें हमारे मुआशरे के अंदर आज के दौर में, आज के दिन में मौजूद मर्दानगी की तारीफ जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ, मुकाबले के साथ और हसूल के साथ है, मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ। एंड क्लोज ऑफ करते हुए मुझे ये लगता है कि हम लोग किस तरह से इस चीज को बेहतर बना सकते हैं। भूटान एक ऐसा मुल्क है जो कि वाहिद मुल्क है जिसने इन मॉडर्निटी को रिजेक्ट किया था और वो अपनी इंडिजिनस वैल्यूज के साथ जुड़ा रहा, जिसके अंदर वुमेन के पास भी पावर है, एनवायरनमेंट के पास पावर है और इकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इस किस्म की जो चीजें हैं ना, इनसे इंसानी मुआशरा दोबारा ऊपर जाता है जब आप प्रोग्रेस डॉक्टर साहब आपने बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि मर्द की इनसिक्योरिटी है, जो आपकी कराई है मर्दों को लेकर, हमने जो चीज बेहतर बनाई जिम्मेदार मर्द नहीं है, इसके कसूरवार मर्द नहीं, पूरा मुआशरा है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ इसी बात को आगे लाके, ऐसे लोग जो खवातीन, जो मतलब जो मर्द है बज़ाहिर लेकिन उसके अंदर एक खातून है, और एक खातून है लेकिन वो अंदर से एक मर्द है, उसकी सोच मर्दों वाली है, वो कपड़े मर्दों वाले पहनती है, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? देखें डॉक्टर फिजा, पहली बात यह कि मैं मोहतरमा जो गुफ्तगू फरमा रही थी, मैं उनकी गुफ्तगू से कुल्लियतन मुत्तफिक नहीं हूँ। पहली बात यह कि ये कहना कि औरत और मर्द इनको एक ही हवाले से माशरे के अंदर सेटल किया जाए और एक ही अंदाज से देखा जाए, मैं समझता हूँ ये उसी तरीके से है कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे जो नाक है मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है, इसको माथे पे लगाया जाए, और मेरी आंखें जो है ना वो मेरी पुश्त के पीछे लगाई जाए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। असल में हम ये सारी बिदात, ये सारी खुराफात हमारे दिमागों में इसलिए आती हैं कि हम कुरान और सुन्नत को सही अंदाज से पढ़ते नहीं हैं। बुनियादी तौर पर अगर हम सिर्फ कुरान और सुन्नत को पढ़ लें तो ये सारे के सारे सवालात के जवाब कुरान और सुन्नत ने दे दिए हैं। एक मर्द के अंदर अल्लाह वादउल शरीक ने जो क्वालिटीज रखी हैं वो आज आपकी साइंस ये बात तस्लीम कर चुकी है कि औरत के अंदर वो चीजें नहीं हैं, और ये मुझसे ज्यादा वो डॉक्टर हैं, वो बेहतर जानती हैं, आप भी यकीनन इस सब्जेक्ट को बेहतर अंदाज से समझती हैं। तो अल्लाह वादउल शरीक ने जैसे मेरे दाएं हाथ में ताकत दी है, मैं ज्यादा काम दाएं हाथ से करता हूँ, बायां हाथ मेरा उस तरह नहीं है, बाज लोगों का बायां हाथ मजबूत होता है, दायां नहीं है। अब मैं यही आपस में बराबरी करना शुरू कर दूं कि चूंकि राइट भी मेरा हैंड है, बायां भी मेरा हाथ है, लिहाजा ये मैं वही काम करूंगा जो दाएं से करना चाहता हूं, तो मैं हजारों काम बिगाड़ दूंगा, मैं सही नहीं कर सकूंगा। ये मेरे खालिक की तख्लीक है, उसने जैसे हमें बनाया हमने उसके आगे सरेंडर करना है, हमने उसको तस्लीम करना है, तब जाकर हम एक बेहतर अंदाज से जिंदगी को गुजार सकेंगे। अब अल्लाह वादउल शरीक ने बुनियादी तौर पर हम चीजों को मिक्स अप कर देते हैं। एक है हुकूके, जिसे कहते हैं कि मेरे और आपके मजहबी और इस्लामी हुकूक। याद रखें कि मजहबी और इस्लामी हुकूक मर्द और औरत के बिल्कुल बराबर हैं। मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझे सवाब है, तो औरत के लिए कहीं नहीं है कि उसको आधा सवाब है। मैं हज करता हूँ, मुझे अगर सवाब है, तो ये किसी जगह कुरान और सुन्नत में नहीं है कि औरत को आधा सवाब है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। बल्कि वह जगह अगर औरत से खुलूस ज्यादा होगा, वो मर्दों से कई गुना ज्यादा कमा लेगी और कई गुना उसको ज्यादा मिलेगा। अब देखिए खवातीन ही को देखिए, तो क्या ये नजर नहीं आता कि इस्लाम ने सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को जन्नत की मालका बना दिया है? क्या ये खातून नहीं है?
क्या हम नहीं देखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और हुजूर की साहबियात के अंदर क्या क्या उनके कमालात हैं। और फिर रह गया मामला कि हम लोग बड़ी सतही सी सोच लेकर बैठे हुए हैं इस वक्त। आप ये कह रहे हैं कि जी मगरब ने ये कर दिया, फलां कर दिया। मगरब ने सिवाय औरत को तमाशा के और औरत को एक शोपीस के और क्या दिया है? अच्छा मुफ्ती साहब, एक तो ये चीज़ इसमें आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड आ रहा है कि जी वो जो एक लेस्बियंस मतलब खवातीन का खवातीन से ताल्लुक, गेज मतलब मर्दों का मर्दों से ताल्लुक, ये हम जिस परस्ती इसको फ़रोग देना चाहिए और ऐसे लोग बाहर भी आए हैं। ठीक है, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस, उस पर मैं बात नहीं करती हूँ, एक बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बतौर आलिम दीन आप अपनी राय का इजहार कर दें। क्या उलमा ने हुकूमती सतह पर इन मामलों को उठाया है? बाकी ये जो माशरती तब्दीली है जिसके हवाले से बात अब खुलकर हो रही है औरत मार्च पर, इसको आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि एक मर्द का अगर मर्द से ताल्लुक है या एक औरत का औरत से ताल्लुक है तो ये बिल्कुल ठीक है? आप बतौर आलिम दीन क्या राय रखते हैं? देखें डॉक्टर साहब, हम बुनियादी तौर पर तो मैं इसको इस तनाज़र में देखता हूँ कि हम बेशक आज़ाद पैदा किए गए हैं, लेकिन हम एज ए इंसान आज़ाद नहीं हैं। अल्लाह ताला ने और अक्ल ने भी हमें ये बताया कि हज़ारों चीज़ें कि हम खाना चाहते हैं, लेकिन हमारी अक्ल और हमारी शरीयत उससे मना करती है। अगर आपका दिल करे कि मैं चूना खाऊं या कि मैं मिट्टी के डीले उठाकर खाऊं, तो आपको कानून भी, अक्ल भी और शरीयत भी मना करेगी। आपको ये आपकी ये दलील कभी भी काम नहीं आएगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा पेट मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी खाऊं, मैं जो मर्जी पीऊं। नहीं, आपको पाबंद किया गया कि तुम इंसान और वो चीजें खाओ जो अल्लाह वहदहु शरीक ने इंसानों के लिए बनाई है। यानी मुफ्ती साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो हम जिन्स परस्ती में मुलव्विस हैं पाए जाते हैं, वो अक्ल नहीं रखते हैं, अब नॉर्मल हैं, वो नॉर्मल नहीं? जी जी, मेरी बात को आपने पूरा नहीं होने दिया। मैं इसीलिए इस तरह ये कहता हूँ कि अल्लाह वहदहु शरीक ने जिनसी हवाले से भी इंसान की जो तखलीक जिस अंदाज से की है, हमने उसको फॉलो करना है, हमने उसको मानना है। और हमारी ये जो न सिर्फ जिनसी बल्कि तबी हवाले से, हमारे अखलाकी हवाले से, इंटरनेशनली जितनी अक़वाम आलम है वो भी इस चीज को मानते हैं कि अल्लाह ने जिनसी हवाले से औरत की तस्कीन मर्द के साथ और मर्द की तस्कीन औरत के साथ रखी है। यही वो बुनियादी है कि जिसके जरिए से वो अपनी जिनसी तस्कीन और जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी गैर नेचुरली तरीके पर जाएंगे तो उसके अंदर कौमों का भी नुकसान है, उसके अंदर दीन और मजहब का भी नुकसान है और उसके अंदर आपकी जात का भी नुकसान है। इस्लाम किसी ऐसी अप्रोच और किसी ऐसी कोशिश और एक्टिविटी की किसी सूरत के अंदर भी हौसला अफजाई नहीं करता। इस्लाम ने एक रास्ता बनाया हुआ है, एक रास्ता बताया हुआ है और कुरान मजीद में बड़ा वाज़ेह तौर पर अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े तुम्हारी बीवियों की सूरत में रखे हैं ताकि तुम उनकी तरफ अपनी सुकूनत और अपनी राहत और इत्मीनान पाओ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ठीक है मुफ्ती साहब मेरे पास वक्त कम है, मैं आपकी बात दरमियान से काट रही हूँ, आपका पॉइंट आ गया काफ़ी डिटेल में। डॉक्टर साहिबा आपने मुफ्ती साहब को भी सुना, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी, ये जो मर्दों के साथ ताल्लुक आते हैं औरतों के साथ, इस हवाले से भी लास्ट ईयर हमने देखे थे, पोस्टर्स देखे थे, बैनर्स देखे थे, इस पर बात हो रही थी, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? मतलब ये एक्सेप्टेबल है या हमारे माशरे में कभी एक्सेप्टेबल होगा? जैसे बाहर के ममालिक में, मगरबी दुनिया में तो शायद ये चीज़ अब एक्सेप्टेबल है। नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पॉइंट को रेज किया और मैं इसी को ज़रा सा एलाबोरेट करना चाहूँगी। और मुफ्ती साहब से थोड़ी सी माजरत, में उनकी कुछ बातों से डिसएग्री करती हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि हम दोनों के बीच में ये फासला इतना ज़्यादा है, अगर हम लोग फेस टू फेस बैठे होते हैं बहुत सी बातों के ऊपर एग्री करते हैं, कुछ बातें मिथ्स होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर, बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर होमोसेक्सुअलिटी की जो टर्म पहली दफ़ा इस्तेमाल की गई थी, दिस हैपेंड समवेयर अराउंड 1800s, जब गोरे ने हमें कैप्चर कर लिया और उसने ख्वाजा सराओं के खिलाफ कवानीन बनाने थे, तो उन्होंने ख्वाजा सराओं के लिए टर्म इस्तेमाल की हैबिचुअल सोडोमाइट। ये स्ट्रेट अप ट्रांसफोबिया था, ना सिर्फ ये इस्लामोफोबिक था, ना सिर्फ ये मिज़ोजिनिस्टिक था, बल्कि ये ट्रांसफोबिक भी था, क्योंकि उन्होंने तजलील की। उस जमाने में हमारे ख्वाजा सराओं की बहुत इज्जत थी, वो मुख्तलिफ मज़ारों पे होते थे, वो पॉलिटिक्स का हिस्सा थे, उनकी बहुत से थी, वो लोगों के लिए दुआएं वगैरह करते थे। लेकिन उन्होंने उनकी सूफीज़म के बावजूद, उनकी एक इस्लामी आउटलुक के बावजूद, उनको एक जिनसियत के साथ निस्बत किया। ये गोरे की खासियत होती है कि जब भी एक मार्जिनलाइज तबका सामने आके अपने हकूक की बात करता है तो वो उनको सेक्सुअलाइज कर देता है। वो कहते हैं कि ये तो असल में सेक्स ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तो असल में सेक्स की बात कर रहे हैं। मॉडर्न पाकिस्तानी स्टेट के अंदर भी LGBT
और होमोसेक्सुअलिटी की टर्म पहली दफा इस्तेमाल हुई थी 2010 में, जब अमेरिकन एम्बेसी ने एक प्रेस रिलीज निकाली थी, और उसके बाद ये टर्म सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जमात इस्लामी ने और इस किस्म के कुछ फार राइट फाशिस्ट ने। आज तक मैंने औरत मंशूर के मार्च के मंशूर के ऊपर ना होमोसेक्सुअलिटी का लफ्ज देखा है, ना एलजीबीटी की टर्म देखी है, ना ही मैंने पाकिस्तान के अंदर किसी को एलजीबीटी की टर्म को ओपनली यूज करते हुए देखा है या एलजीबीटी राइट्स की बात करते हुए देखा है। यहां तक कि हमारा ख्वाजा सराओं का कानून जो कि यूनानिमसली अप्रूव हुआ है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से और जिस पे ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस के साथ सपोर्ट थी इस्लामिक स्कॉलर्स की, हमने उसमें भी मैरिज और सेक्सुअलिटी की बात नहीं की। हम लोग सिर्फ बेसिक डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो औरतों की तरह ख्वाजा सरा और कोई भी ऐसा फर्द जो आपको जनाना लगे या मर्दाना लगे, हम उनको गालम गलोच में गे कहना चाहें या लेस्बियन कहना चाहें, लेकिन उनकी जिनसियत को, उनके बेडरूम को सामने लेकर आना और कहना कि जी अपने हकूक की डिमांड्स कर रही हैं या ये किसी चीज को प्रमोट कर रही हैं, ये सरासर स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट है। मैं आपकी ऑडियंस को बताती चलूं, स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट उसको कहते हैं जब एक इंसान अपना पॉइंट ना जीत रहा हो तो वो एक तिनकों का बना हुआ भेड़िया बना के ले आता है और उसको जोर जोर से डंडे मारते हैं और लोगों को बोलता है इससे डरो, इससे डरो। तो ये सिर्फ नफरत फरोशी की एक मिसाल है। और मुफ्ती साहब को काफी गुस्सा आया हुआ था और इस तरह बाकी लोगों को बहुत गुस्सा आया हुआ है। तो मैं सबको तलकीन दूंगी कि गहरी सांस लें, मराकबा करें, पानी पिएं और याद रखिए कि मराकबा करना और खुद को काम करना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वही भी मराकबे की सूरत हाल में नाजिल हुई थी। गुस्से को कम कीजिए, काइंडनेस, प्यार, मोहब्बत को ऊपर कीजिए, मोहब्बत के साथ इख्तिलाफ राय करें। इख्तिलाफ राय हर किसी का जमहूरी हक है, लेकिन लोगों के साथ और खुसूसी तौर पे औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर्स के साथ इतनी बेबुनियाद और इतनी बेहुदा बातों को अटैच करना उनके लिए सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। लेट्स नॉट डू दैट। आइए एथिक्स के अंदर रहते हुए, झूठ बोले बगैर, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किए बगैर एक दूसरे के साथ डिसएग्री करें। और हमें ट्रांसजेंडर विमेन को और ट्रांसजेंडर मेन को गेज का या लेस्बियंस का खिताब नहीं देना चाहिए, बिकॉज ये सरासर ट्रांसफोबिया है एंड दिस इज वेरी बैड, दिस शुड नॉट बी डन। ठीक है जी, डॉक्टर साहबा आपका, मुफ्ती साहब आपका, दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर जी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।